बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। माँ, मैं कल से मदरसे नहीं जाऊँगा। कादिर घर आते ही तकरीबन रोते हुए बोला। बस्ता एक तरफ रख दिया और दौड़कर चारपाई पर औंधा लेट गया। परवीन जो उस वक्त हांडी पका रही थी उसके पास आई और प्यार से बालों में हाथ फेरकर पूछा, क्यों नहीं जाएगा मदरसे मेरा शहजादा? अगर पढ़ेगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? नहीं माँ, मदरसे में सब मुझे लंबू लंबू कहकर चिढ़ाते हैं। कादिर ने अपनी गोल मटोल आंखों से आंसू टपकाते हुए कहा, अरे मेरे बच्चे, अगर ऐसा है तो तुम मास्टर साहब को कहो, वो उनको सजा देंगे। और देखो बेटा, जिंदगी में तुम्हारी तरक्की के आगे रुकावट डालने वाले बहुत आएंगे। अगर तुमने इन सब की बातों पर ध्यान दिया तो कभी तरक्की नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे। परवीन ने बड़े प्यार से उसे समझाया। चलो अब मुँह हाथ धो लो, फिर मैं अपने लाल को गर्मा गर्म खाना दूंगी, उसने प्यार से कहा। परवीन गांव में एक छोटे से मकान में रहती थी जो कि मुकम्मल तौर पर मिट्टी का बना था। चाहे मौसम जैसा भी हो, मिट्टी की ठंडक से मकान अंदर से ठंडा रहता था। परवीन एक परहेजगार और नेक खातून थी और एक सादतमंद और फर्माबरदार बीवी। अगर यूं कहें तो गलत ना होगा कि परवीन वाकई नेक परवीन थी। उसके 3 बच्चे थे जिनमें सबसे बड़ा कादिर था। शादी के 8 साल तक उसे कोई औलाद ना हुई थी। फिर एक दिन अपनी बहन के गांव जाते हुए रास्ते में उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। करीब जाकर देखा तो नहर के किनारे उसे एक नौज़ायदा बच्चा मिला जो शायद भूख की वजह से रो रहा था। परवीन ने उसे उठाया तो वो बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे वो परवीन के पास ही आना चाहता हो। परवीन ने आसपास देखा कि शायद वहाँ पर कोई हो। किसी को ना पाकर उसने उस बच्चे को खुदा की देन समझकर अपने पास रख लिया। तब से कादिर उसी के पास था। इस वाक़े के बाद खुदा ने परवीन को एक के बाद दीगरे 2 बच्चों की खुशी दिखाई। परवीन का शौहर अशरफ भी काफ़ी मेहनती और इबादत गुजार बंदा था। अपनी ज़मीनों पे अनाज उगाता था। ज़िंदगी खुशहाल गुजर रही थी। गांव के ज़िम्मेदार को अशरफ की ज़मीन में काफ़ी दिलचस्पी थी, सो उसने बारहा उससे ज़मीन के सौदे के बारे में बात की, मगर अशरफ ने ये कहकर मना कर दिया कि ये मेरी रोज़ी है और मेरे बीवी बच्चों की रोटी का वाहिद ज़रिया। इसे बेच दिया तो घर का चूल्हा चक्की बंद हो जाएगा। ज़िम्मेदार ने सीधी उंगली से घी न निकलता देखकर टेढ़ी उंगली करने का फैसला किया। एक दिन खेत पर काम करते अशरफ को अपनी लालच का निशाना बनाया और धोखे से सरकारी कागज़ पर अशरफ का अंगूठा लगवा लिया, जिससे वो ज़मीन अब ज़िम्मेदार की हो गई थी। अशरफ की मौत के बाद तो जैसे परवीन की दुनिया ही उजड़ गई। 3 बच्चे और आमदन का कोई ज़रिया न था। खैर, उसने खुदा पर भरोसा किया और लोगों के घरों पर काम करके अपना और अपने बच्चों का गुजर बसर करने लगी। इस अचानक उफ्ताद के बाद उसने बच्चों को तालीम के जेवर से महरूम न रखा और मदरसे में लगवा दिया। कादिर बचपन से ही आम बच्चों के मुकाबले में कदावर था, इसीलिए सब बच्चे मोहल्ले में उसे लंबू कहकर चढ़ाते थे। परवीन की तरबियत ऐसी थी कि उसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, बस जो बात होती अपनी माँ को बता देता। एक रोज़ गांव में मवेशियों का मेला लगा हुआ था। कादिर ने जिद की कि उसे भी मेला देखने जाना है। परवीन ने उसे इस शर्त पर इजाज़त दे दी कि शाम से पहले घर आ जाना। कादिर खुशी खुशी मेले में गया। वहाँ एक से बढ़कर एक गाय, बैल और बकरों को लाया गया था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक बच्चा भागता हुआ आ गया। एक बैल के पास जाकर खड़ा हुआ और उसे चारा खिलाने की कोशिश करने लगा। बैल कुछ देर तक तो खामोशी से खड़ा रहा, फिर अचानक उसने रस्सी तुड़वा ली और बच्चे के पीछे भागा। ये देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। बच्चा भी भाग भाग कर थक गया था। एक जगह आकर वो गिर गया। बैल भी उस बच्चे से कुछ फासले पर आकर खड़ा हो गया। सब इस मंजर को देखने के लिए तमाशाई बनकर खड़े हो गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि इस बिखरे हुए बैल को पकड़ते।
कादिर ये सब देख रहा था। अचानक वो लोगों का हजूम चीरता हुआ उस बच्चे के साथ खड़ा हो गया। बच्चा दम साधे बैठा था। कादिर, जो उस बच्चे का तकरीबन हम उम्र ही था, बच्चे को भागने के लिए कहा। बच्चा जैसे ही भागा, उस बैल ने भी दौड़ लगाई, मगर कादिर बीच में आ गया। ये देखकर लोगों की चीखें निकल गईं। फिर अचानक वो बैल कादिर के पास आकर रुक गया। कादिर ने उसके सर पर हाथ फेरा तो उसने फर्माबरदारी से सर झुका लिया। लोग ये मंजर देखकर तालियां बजाने लगे। कादिर को कंधों पर उठाकर उसके घर तक ले गए। शोर की आवाज़ सुनकर परवीन बाहर आई तो कादिर को लोगों के कंधों पर सवार देखा। घर आकर कादिर ने सारा मुआवजा अपनी माँ को सुनाया। परवीन ने उसे गले लगाते हुए समझाया कि दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, मगर उस वक्त जब हमें इल्म हो कि हम उसकी मदद कर सकते हैं। जो तुमने किया उससे तुम्हें नुकसान भी हो सकता था। कादिर ने अपनी माँ की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगा। अगले दिन परवीन बहुत परेशान थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसकी पेटी में बस 5-10 रुपए ही थे। उसे अब यही फिक्र थी कि बच्चे मदरसे से आएंगे तो उन्हें क्या देगी। सब बच्चे आए, माँ से पूछने लगे कि आज क्या पका है। परवीन बेचारी खाली खाली नजरों से अपने बच्चों को देख रही थी। कादिर ने माँ की परेशानी भांप ली। माँ से पूछने लगा, माँ क्या बात है, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? परवीन ने कहा, बेटा तुम देख तो रहे हो, तुम्हारे छोटे बहन भाई खाने की जिद कर रहे हैं। मेरे पास न रुपए हैं और ना ही घर में कुछ पका है। तुम जानते तो हो पिछले 2 दिनों से राशन खत्म हो गया है। माँ फिक्र न करो, खुदा सब बेहतर करेगा। परवीन ने कादिर के खुदा पर इस कदर यकीन को देखते हुए उसे गले लगा लिया। न जाने क्यों परवीन खाली पेटी को बार बार खोलती थी, ये जानते हुए भी कि उसमें पैसे नहीं हैं। इस वक्त भी उठकर उसने यही किया था, मगर वो ये देखकर हैरान रह गई कि पेटी में 1000 के 4 नोट मौजूद थे। ये देखकर कादिर ने भी हैरत का इजहार किया। खुशी खुशी वो पैसे निकाले और फिर माँ की नजरों में खुशी पड़कर खुद ही पैसे लेके राशन लेने चला गया। 1000 उसने चाचा अकरम का उधार अदा किया और बाकी पैसों से ढेर सारा राशन, जिसमें आटा, दालें, चीनी सब कुछ शामिल था, ले आया। घर में राशन का ढेर लग चुका था। ये उनके पूरे महीने की गुजर बसर के लिए काफी था। उस रात कितने अरसे बाद सब ने पेट भरकर खाना खाया था, मगर परवीन उस वाक़े के बारे में सोचने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतने पैसे अचानक कहाँ से आ गए। या तो ये खुदाई मदद थी या फिर वो पेटी में पहले पैसे रखकर भूल गई थी, मगर उसे अच्छी तरह इल्म था कि उसने पेटी कई बार देखी थी, उसमें कोई पैसे नहीं थे। खैर बात आई गई हो गई। दिन गुजर रहे थे, बच्चे अब बड़े हो गए थे। कादिर 16 साल का खूबरू नौजवान बन चुका था। उसे मालूम था कि उसकी बाप की ज़मीन ज़मींदार ने कैसे हथिया ली थी। परवीन ने बचपन से ही उसे इस बात से आगाह कर दिया था, इसीलिए कादिर को परवीन की मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा था। उसने फैसला किया कि वो मदरसे के बाद गांव में परचून की दुकान पर काम करेगा। ये बात जब उसने परवीन को बताई, पहले तो उसने मना कर दिया, मगर कादिर को अपने घर की तरफ फिक्र देखकर राजी हो गई। कादिर को रोज का 100 रुपया मिलता था। वो बहुत मेहनत और लगन से काम करता। एक दिन दुकान के मालिक ने कादिर से कहा कि वो पास वाले गांव से कुछ सामान खरीदने जा रहा है, लिहाजा उसे दुकान का ख्याल रखना होगा। ये कहकर दुकान के मालिक ने अपनी साइकिल निकाली तो देखा वो पंक्चर है। धत तेरे की, आज बहुत ज़रूरी सामान लाना था, इसे भी आज ही खराब होना था। दुकान का मालिक बोला, अरे कादिर बेटा, ज़रा ये साइकिल तो मरम्मत करवा दे। कादिर जी सेठ साहब कहकर साइकिल ले जाने लगा, मगर ये क्या, साइकिल तो बिल्कुल ठीक थी। सेठ साहब मरम्मत क्या करवाना है, ये तो बिल्कुल ठीक है। कादिर बोला, अरे ये कैसे हो गया, अभी तो पंक्चर थी। खैर अपना वहम समझकर सेठ साहब बाजार की तरफ निकल गए। कादिर जब भी दुकान जाता रास्ते में अपनी ज़मीन को देखता हो जाता। जब से परवीन ने इस ज़मीन का जिक्र किया था
उसको बस यही जिद थी कि किसी तरह वो ज़मीन वापस मिल जाए। एक रोज़ हस्बे मामूल वो दुकान पर जा रहा था। उसे ज़मींदार दिखा, भागता हुआ उसके पास गया और कहा, ज़मींदार साहब, ये ज़मीन हमारी है, आपने इस पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। पहले तो ज़मींदार उसे देखकर आग बगोला हो गया, फिर गाड़ी में से एक स्टैम्प पेपर निकालकर कादिर के सामने लहराते हुए बोला, अभी अभी कोर्ट से आ रहा हूँ, बस इस ज़मीन के कागजात बन जाएं तो ये ज़मीन पूरी तरह से मेरी हो जाएगी। जा बच्चे, अब ये ज़मीन भूल जा। और उसे धक्का देते हुए हंसने लगा। साथ ही उसके चमचे भी उसका साथ देने लगे। अभी तो ज़मींदार कागज़ वापस ब्रीफ केस में रखने ही वाला था कि हवा का एक तेज झोंका आया। कागज़ ज़मींदार के हाथों से निकलकर करीब बहती नहर में जा गिरा। ज़मींदार ने अपने बंदूक को दौड़ा दिया कि जल्दी जाकर वो कागज़ निकाल लाओ, मगर तब तक वो पूरी तरह घुल चुका था। हैरत अंगेज़ तौर पर उस पर जो भी लिखा था सब साफ था। ज़मींदार ये देखकर हैरान रह गया और सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि अब वो ज़मीन उसके हाथ से निकल चुकी थी। कानूनी हैसियत से अब उस ज़मीन की मालकिन परवीन थी। कादिर ने आसमान की तरफ देखकर खुदा का शुक्र अदा किया और घर आकर अपनी माँ को बताया तो माँ भी खुशी से पागल हो गई। कादिर ने फौरन ही मिठाई की फरमाइश कर दी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो बहुत खुश है। उन दोनों ने शुक्राने के नफल अदा किए और फिर वो बेसन वाले लड्डू बनाने लगी। मिठाई खाते हुए माँ अपने बेटे को देख रही थी। देखते ही देखते वो कितना बड़ा हो गया था। अब तो इस घर में बहू लाने की ज़रूरत है, उसने अपने दिल में सोचा, और शायद उसका ख्याल कुछ गलत भी न था। अगले दिन कादिर दुकान पर काम कर रहा था कि एक इंतहाई खूबसूरत लड़की सौदा लेने आई। कादिर तो जैसे उसके हुस्न के समंदर में खो गया। उसने पहले इस लड़की को गांव में नहीं देखा था। कादिर को यूं खोया देखकर उस लड़की ने गला खनखाया। एकदम कादिर चौंक पड़ा। जी कहिए, क्या चाहिए आपको? उस लड़की ने कुछ सामान बताया। कादिर ने उसे सौदा दे दिया। अब तो तकरीबन रोज ही वो लड़की सौदा लेने आने लगी। कादिर उसे दीवानों की तरह देखता। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। फिर वो दोनों आंखों के रास्ते एक दूसरे के दिल में बस गए। आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। लड़की का हुस्न इतना दिलफरेब था कि वो बस उससे उसका नाम ही पूछ सका। बाकी सारा वक्त उसकी आंखों में डूबा रहता। उसने अपना नाम सायरा बताया था। वो कहाँ से आई थी, कहाँ रहती थी, कुछ भी न पूछा, ना ही उसने बताने की जहमत की। एक दिन लड़की ने कादिर से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर यहाँ नहीं, मैं तुम्हारे घर चलूंगी। ये सुनकर कादिर घबरा गया। घर में तो अम्मी होंगी, तुम्हें देखकर मुझसे 10 सवाल पूछेंगी। मगर सायरा ने वादा किया कि अगर उसकी माँ घर पर होगी तो वो घर में कदम भी नहीं रखेगी। और फिर ऐसा ही हुआ। कादिर की माँ घर पर मौजूद नहीं थी। छोटे बहन भाइयों को तो वो संभाल ही सकता था। घर में उनके बात करने की मुनासिब जगह मौजूद थी। सायरा ने कादिर का हाथ थामा और कहा, तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ? हाँ, इसमें कोई शक नहीं, कादिर ने तायद की। सायरा फिर गोया हुई, अब जो मैं कह रही हूँ उसे गौर से सुनना। इतने में परवीन आ गई। कादिर उसे देखकर बौखला गया। अरे क्या हुआ, किससे बातें कर रहा है? परवीन ने पूछा तो कादिर को हैरत हुई। माँ, ये सायरा? कादिर के अल्फाज उसकी जुबान का साथ नहीं दे रहे थे। अरे कौन सायरा बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ यही तो है। कादिर फिर बोला, लगता है तुझे गर्मी लग गई है, बैठ मैं तुझे लस्सी पिलाती हूँ। परवीन ने अपने बेटे को देखकर कहा। अभी ये बातें चल ही रही थीं कि एक सफ़ेद रोशनी चमकी, जिसे कादिर देख ही नहीं पाया। परवीन के हाथ से लस्सी का बर्तन गिर गया। कौन है ये? परवीन फटी आंखों से उसे देख रही थी। माँ, इसी के बारे में तो कह रहा था, ये है सायरा। फिर सायरा ने परवीन को सलाम किया और फिर कहने लगी, मैं कादिर को और वो मुझे पसंद करते हैं, मगर यहाँ मेरे आने का मकसद आपको एक हकीकत से आगाह करना है। कैसी हकीकत? परवीन भी अब हैरत के समंदर से बाहर नहीं आई थी। खाला जान, आपको ये जानकर हैरत तो होगी, मगर सच यही है, कादिर एक जिन ज़्यादा है।
میں اپنی دنیا سے اسے لینے آئی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جن زادہ ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا۔ پروین نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، اگر آپ نہیں مانتی تو میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں جس سے آپ کو سچائی کا علم ہو جائے گا۔ پھر اس نے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ ایک سفید روشنی پھیل گئی، اس میں ایک جوڑا نظر آیا جو ایک بچے کو نہر کے کنارے چھوڑ کر کہیں چلا جاتا ہے۔ پھر وہاں پروین نظر آئی جو اس بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ سائرہ نے اشارہ کیا اور روشنی غائب ہو گئی۔ وہ پھر گویا ہوئی۔ اس میں جو جوڑا تھا وہ ہماری دنیا کے جنات تھے جو زمین پر آئے تھے۔ یہیں قادر کی ولادت ہوئی۔ پھر کسی وجہ سے ان دونوں کو بلا لیا گیا، وہ واپس نہ آ سکے۔ قسمت سے قادر یہیں رہ گیا۔ قادر صرف اسی کو نظر آتا ہے جو اس کی پرورش کے لائق ہو۔ وہ آپ تھیں جس کی وجہ سے قادر کی طاقتیں لامحدود رکھی گئی تھیں۔ اسی لیے مجھے یہاں اس کی حفاظت اور واپس لانے کی ذمہ داری سونپی گئی جو میں پوری کرنے آئی تھی۔ میں شروع سے اس کے ساتھ تھی، اس کی ہر قدم پر مدد کی، جس کا اندازہ آپ کو بھی ہوگا۔ لیکن اب ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ سائرہ بولی، نہیں، میں ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ قادر پریشان ہو کر بولا، آپ خالہ سے دور نہیں ہوں گے قادر، ان کو جب بھی ضرورت ہوگی یا آپ کو دیکھنا ہوگا، ایک پکار پر آپ کو اپنے پاس پائیں گی۔ پھر قادر دیر تک ماں کے ساتھ گلے لگ کے روتا رہا۔ سائرہ نے اس کا ہاتھ تھاما، سفید روشنی پھیلی اور وہ دونوں غائب ہو گئے۔ مگر اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ پروین اپنے قادر کو پکارتی رہ گئی۔ وہ دوبارہ نہ کبھی گاؤں میں دکھا اور نہ ہی پروین کے پاس آیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔